रिपब्लिकन सेना नवी मुंबई यांच्या वतीनं भैयासाहेब तथा यशवंत भीमराव आंबेडकर यांची 109वी जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली। रिपब्लिकन सेना नवी मुंबई यांच्यातर्फे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। नवी मुंबई इथल्या वाशीमधल्या विष्णुदास भावे नाट्यगृहामध्ये या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। यामध्ये उदान शाहिरी जलसा या विशेष शाहिरी कार्यक्रमाचं सुद्धा आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमाला भारतीय बुद्ध महासभा कार्याध्यक्ष भीमराव यशवंत आंबेडकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती। या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येनं नागरिकही उपस्थित होते। आज यहाँ एक जलसा का शुभारंभ किया गया है, आइए जानते हैं जलसा के संबंध में क्या बोलेंगे। 10 दिसंबर है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो है तो लड़के, उनका नाम है भैया साहब तथा यशवंतराव अम्बेडकर। उनका जन्मदिन 12 दिसंबर को होता है, 12/12 को। आज उनकी 109वीं जो है तो जन्मदिन है, 109वां जन्मदिन है। उस अवसर के ऊपर जो है हमने यहाँ पे शायरी जलसा उदान ये प्रोग्राम रखा गया हो उसके खुशी में, और उनके लिए जो तो प्रमुख अतिथि बोलकर उनका ही लड़के 2 नंबर के लड़के भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर यहाँ पे जो तो अभी थोड़ी देर में उपस्थित होंगे, तो वो आएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा है उस बाबा का होता है यहाँ पर आज हमारे नए बम्बई वालों को देखने के लिए मिलेगा। हमने बाबा साहब अम्बेडकर को तो देखा नहीं, फिर बाबा साहब अम्बेडकर के लड़कों को भी हमने नहीं देखा, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के पोते को हम हमारी आँख देख रही है, तो आज हम ऐसा लगता है कि भाई हमने बाबा साहब को देखा है। इसीलिए जो है तो हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पोते को यहाँ पे बुलाया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो रिपब्लिकन सेना है इनका मुख्य काम क्या है नवी मुंबई में। रिपब्लिकन सेना जो है हमारी, इसको हम लोग बोलते मराठी के अंदर हमारा एक ये है तरुण मनाची बहुजनाची, यानी कि तरुण मनाची बहुजनाची न्याय व हक्कासाठी लढणारी रिपब्लिकन सेना है। यानी कि हमारी रिपब्लिकन सेना नई मुंबई के अंदर न्याय और हक के लिए लड़ती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नई मुंबई के अंदर जो जितने झोपड़ियाँ बसी है, तो हम बोलते जब तक सड़कों की जगह पे है, म्यूनसिपाल्टी की जगह पे है, MIDC की जगह पे है, जब तक वहाँ इंसान रहता है तब तक उसको पानी दिया जाए, तब तक उसको जो तो आरोग्य की सेवा दिया जाए। जिस टाइम तुम तोड़ोगे तो वो किधर भी जाए, लेकिन इंसानियत के तौर पे रोटी कपड़ा और मकान सबको मिलना चाहिए। इसके लिए नए रिपब्लिकन सेना ग्राहक संघर्ष समिति जो है तो साथ में लड़ती है। जब महाराष्ट्र सरकार आपके जो न्याय दिलाने की आपने काम बात की है, तो महाराष्ट्र सरकार के साइड से कितना आपको मिल रहा है लाभ। अभी देखो अभी दिवाली की गिफ्ट माननीय गृह मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब ने दिवाली की गिफ्ट बोल के आज 2011 तक के घरों को जो तो हम लोग 2.5 लाख में जो तो उनको घर देंगे करके बोला है, ये दिवाली की गिफ्ट में बोला है। लेकिन हमारा कहना ये है महागाड़ी की सरकार को, 3 पहिए की सरकार को, जब से तुमने सरकार की शपथ ली है 2019 में महागाड़ी की सरकार ने शपथ ली है, ठाकरे सरकार ने शपथ ली है, तब तक के झोपड़ों को जो है तो पुनर्वसन किया जाए और उनको न्याय दें। ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी भी इनका ऐलान है, मैं हर एक गरीब को जब तक 2022 तक के मैं हर एक गरीब को घर दूंगा। फिर हमारे गरीब लोगों के झोपड़े क्यों तोड़ती है सिडको महापालिका, ये हमारा सवाल हमारे पास खटकता है। देश के प्रधानमंत्री बोले तो देश का पहला इंसान है, और वो कहता है एक तो वो झूठ बोलता है, नहीं तो ये तो महागाड़ी सरकार झूठी है। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं हर एक गरीब को 2022 तक घर दूंगा, फिर हमारे घर क्यों तोड़ते गरीबों के। हम भारत के नागरिक है, बांग्लादेशी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, हाँ हम भारत के नागरिक है। हम जहाँ रहते हो हमारा घर है, लेकिन उसकी सेवा देना ये सरकार का काम है। आपको क्या लगता है कितनी आपकी उम्मीदों पर महाआघाड़ी सरकार खड़ी उतरी है। अगर से हमारी उम्मीदों को पानी फेरेगी ये महाआघाड़ी सरकार, तो हम उसके उम्मीद को पानी फेरेंगे। तुमने देखा गए साल में जो तो बीजेपी के 5 साल सरकार थी, वो कितना आतंक बचाई थी, तो उसको नीचे बैठना पड़ा, और अभी भी बोलता मैं पुन्ना आने के लिए चांस ही नहीं। अगर से ये लोग भी ऐसा करें तो इनको भी जाना पड़ेगा। तो आपका जो महाआघाड़ी सरकार से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो आपका किस ओर जाने का इशारा आप करेंगे। हम खुद जो है तो हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है नई मुंबई के अंदर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी है, हमारे साथ शेतकरी कामगार पक्ष है, हमारे साथ ग्राहक संघर्ष समिति है, हमारे साथ जनता दल है, हमारे पास लाल बावटा है। ये सारे 13 पार्टियों मिलकर जो तो हमने नवी मुंबई विकास आघाड़ी बनाई है, और ये आने वाले महानगर पालिका में उसका चमत्कार दिखेगा। आशा करते हैं आपकी सारी उम्मीदें खरी उतरेगी और एक नया चेहरा देखने को मिलेगा नवी मुंबई। सकते हैं यंग यूथ से, जो रिपब्लिकन सेना के आने वाला यूथ है, जो चेंजेस लाने वाले, उनका इस भाव में क्या उनका कहना है। क्या
मेरा नाम यशवंत भालेराव है। मैं रिपब्लिकन सेना के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आज देश में जो माहौल चल रहा है, जो यूथ का प्रॉब्लम है कि सरकार यूथ को बोलती है कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाई है सरकार, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार भी। जो लॉकडाउन में 2-3 साल गए, उसमें सरकार ने घर बैठ के जो स्टूडेंट है उनको बोला कि घर बैठे ही आप पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, घर बैठे ही आप एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद भी घर बैठे ही आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री तो मिली, डिग्री मिलने के बाद भी हम घर बैठे, इसका इंतज़ाम कौन करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो यूथ है ना, वो देश का भविष्य माना जाता है। वो आज रास्ते पे, किसान रास्ते पे, एनएमसी में, बीएमसी में काम करने वाले जो रोजगार है उसको बोलते हैं हम कर्मचारी, उनको भी आज संघर्ष करना पड़ रहा है। एपीएमसी में जो माहौल है, उनका पगार नहीं बढ़ा जा रहा है। वो रिपब्लिकन सेना के माध्यम से जितने भी कामगार वर्ग है ना, उनकी लड़ाई आदरणीय ख्वाजा मियां पटेल साहब के माध्यम से लड़ाई जा रही है ये नवी मुंबई में। और जो आने वाला इलेक्शन है उसको सामने रखते हुए जो उन्होंने महाविकास नवी मुंबई विकास आघाड़ी बनाई है ना, उसके माध्यम से चुनाव लड़ने वाले हैं। और आने वाले जो चुनाव में है ना, ये नवी मुंबई विकास आघाड़ी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। और जितने भी नवी मुंबई में झोपड़पट्टी एरिया है, उधर पानी नहीं मिलता था, लाइट की सुविधा नहीं थी और बच्चों को सीखने का भी जो साधन था वो नहीं था। उन्होंने आंदोलन किया, किसान को आंदोलन में वो सहभागी हुए। हर जो संवैधानिक आंदोलन है जो देश के जनता के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके साथ रिपब्लिकन सेना खड़ी रहे। इतना ही बात करूंगा और धन्यवाद। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि अभी जो राजनीति का चेहरा है तुष्टीकरण, मौजूदा किसी को पार्टी को लेके चल रही है, एक पार्टी मुस्लिम पक्ष को लेके चल रही है, एक पार्टी दलित पक्ष को लेके चल रही है, एक हिंदू पार्टी को। तो ऐसी राजनीति क्या लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस आने वाला है? मैं यूथ से जानना चाहूँगा इसमें आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे कि राजनीति एक धर्म जाति से बढ़ के रहेगी या एक मुद्दे बन करेगी? जो इस पार्टी का जो नाम है और रिपब्लिकन मतलब संवैधानिक प्रजासत्ताक। जिस बाबा साहब ने रिपब्लिकन पक्ष की जो फाउंडर है बाबा साहेब, उनका नाम जो है रिपब्लिकन, वो किसी जाती धर्म की पार्टी नाही आहे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर महारमांग, ढोर चांबार, आदिवासी, वनवासी, रामोशी, वडा, साळीमाळी, तेळी, कोळी, जंगम, लिंगायत आणि मराठा, जो 18 पगड जाति है ना, उनको मिलकर जो अपना जो आइडेंटिटी है ना हमारी, जो इंडियन जो बाबा साहब ने दी है, वो इंडियन आइडेंटिटी इस रिपब्लिकन सेने का है। इसमें किसी जाति धर्म का, मजहब का ये नहीं, सब मतलब मैं अगर जानना चाहूँगा तो यूथ जो पुरानी राजनीति है उससे उब गई है, नई राजनीति लाना चाहती है, सबको मिलाकर साथ का। नई राजनीति मतलब इसका जो भी एजेंडा है हमारा, ये एजेंडा साफ है हमारा। जो संविधान मतलब संवैधानिक अधिकार है, हम उसके लिए हम लड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। जिस दिन से बाबा साहब ने इस देश में संविधान लागू किया, उस दिन से जो अधिकार है, न्याय है, सब संविधान के अधिकारों से जो हमको मिलना चाहिए। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे, जो कामगार लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहे, किसानों का अपना भाव तय करने का कानून है। इसलिए तो ये जो तानाशाही सरकार अभी झुकी है किसानों को, वो संवैधानिक अधिकार से लड़ी है। वो बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है वही हमारे लिए बहुत बड़ा है। उसके हिसाब लेकिन से सरकारी आंकड़ों में तो देखा जाता है कि बहुत सारे रोजगार के माध्यम निकाले जा रहे हैं, सरकारी आंकड़ों में बहुत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, सरकारी आंकड़ों में जनता खुश है। तो या तो सरकार झूठ बोल रही या तो जनता झूठ बोल रही, आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? सरकार इसमें तो सरकार ही झूठ बोल रही है। जो आप देख सकते हो ना, इधर इतना बेरोजगारी बढ़ी है। लॉकडाउन में जितना सरकार सिर्फ बातें करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो ये है ना, उसमें कोई नहीं, सब बेरोजगार है। यूथ की जो प्रॉब्लम है, बहुत यूथ उनको काम नहीं मिला अभी तक। इतना बेकार कंडीशन इस देश में चल रही है अभी। सर आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? सरकारी आंकड़ों में तो बहुत कुछ अलग दिखता है और अगर धरातल में देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दिखाती है। उनके जो है तो खाली डायरी के ऊपर है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। सब ये झूठी सरकार है।
अगर सच्चाई पे होती तो आज ये बेरोजगार यहाँ पे रहता नहीं था। ये सिर्फ कमीशन वाले टक्केवारी लोग हैं, कोई काम कॉन्क्रीटीकरण देखे क्या अभी क्या काम हो रहा है। बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े जो है तो भुयारी मार्ग बन रहे हैं, वो रेलवे का क्या बोलते हैं वो मेट्रो सिटी बन रही है। तुमको जो तो 1 घंटे में जो है तो उड़न पहुंचा देंगे। ऐसे खाली इसके अंदर जो है तो ठेकेदारों का भला हो रहा है और आमदार खासदार का इनकम मिनिस्ट्री लोग का भला हो रहा है। हम जैसे गरीबों का, हम जैसे किसी का भला नहीं हो रहा। सर ये नवी मुंबई में जो भी चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या बनने वाला है? चुनावी मुद्दा यही है, गरीबों को जो तो रहने के लिए घर हो, सुशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हो, ये सारे चुनावी मुद्दे ये रहेंगे। मी रेखा इंगळे आहे, मी घनसोली गावात राहते आहे. तर इथं आज भैयासाहेबांची एक जयंती साजरी होत आहे. त्यांची जयंती 12 तारीख, पण आपण त्याच्या आधी 10 तारखेलाच घेत आहोत. तर आम्हाला एक चांगला उत्सव वाटतो, पण या लॉकडाऊनच्या काळामुळे भरपूर 2 वर्षापासून आज कुठला कार्यक्रम घेता येत नव्हता. अनेक लोकांच्या मनामध्ये खुशी नव्हती खरं म्हटलं तर. आता आज खूप एक आनंद वाटतोय आम्हाला. रिपब्लिकन सेना से एक उम्मीदवार भी खड़े होने वाले, आप उनके बारे में कुछ बताइए। अभी चुनाव मतलब आता इलेक्शनला जे उभे आहे, आता मी पण वार्ड क्रमांक 28 मधून उभी आहे, इच्छुक आहे याच्यामध्ये. तर हे जे चाललेलं आहे, लोकांना रोजगार नाही आहे, बेरोजगार महिला झालेल्या आहे. आणि एक हा पहिला मुद्दा की ज्यांचं वय 40 होते त्या महिलेला कंपनीमध्ये जॉब मिळत नाही आहे, तर त्या महिलेने कुठे जायचं, तर त्या महिलेला जॉब मिळालाच पाहिजे. आणि दुसरा मुद्दा एक असा आहे की मुलांना शाळेची शिष्यवृत्ती मिळायलाच पाहिजे आहे. आणि याच्यामध्ये काहीतरी त्यात खोट दाखवत आहे, मुलांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही आहे. हिच्यावरती आम्ही ठामपणे एक चांगला निर्णय घेणार आणि ते मिळून देणार, महिलांना रोजगार मिळून देणार आहोत. आणि एक चांगलं आपल्या नवी मुंबईचं एक चांगलं सोशल काम आम्ही करणार आहोत. तो देखा जाता है कि जैसे अभी बहुत सारे अभी राजनीति चल रही है कि महिलाओं को संसद में उतरने का या राजनीति में आने का, आपको क्या लगता है रिपब्लिकन पार्टी महिलाओं को भी सीट देने वाली है? हां देणे वाली महिलांना पण सीट देणार आहे. ही आमची बघितली तर तशी 3री पिढी आहे. बाबासाहेब, भैयासाहेब आणि आम्ही आता 3घे भाऊ आहोत. आणि एक जबाबदारी आहे बाबा, जे आंबेडकर नाव असल्यामुळे घरी बसून तर राहू शकत नाही, पण समाजाचं प्रबोधन, समाजाच्या ज्या सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक ज्या संस्था, आमचा प्रयत्न असाच राहिलेला आहे की बाबासाहेबांनी ज्या ज्या संस्था निर्मित केलेल्या आहेत, मग ज्या राजकीय संस्था आहेत, धार्मिक संस्था आहेत, सामाजिक संस्था आहेत, एज्युकेशनल संस्था आहेत, सिद्धार्थ कॉलेजबद्दल बोलतो, ह्या सगळ्या संस्थांना योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे. ह्या संस्था पुढे चालायला पाहिजेत. ह्याच्यामधून येणारी पिढी आम्ही घडवली पाहिजे. माझं ह्या येथील जनतेला आव्हान आहे, नवीन नवीन ज्या संस्था काढतायत, नवीन राजकीय पक्ष, नवीन संस्था, सामाजिक संस्था, त्या बंद करून बाबासाहेबांनी ज्या उभ्या केलेल्या ज्या आहेत संस्था आहेत, त्यांना जास्तीत जास्त पाठिंबा देणं, त्यांना जोरदार करणं, त्यांच्या मागे उभं राहणं आणि त्याच संस्था चालवणं, हे खरं म्हणजे अभिप्रेत आम्ही समजतो आणि त्या दृष्टीनेच आम्ही सगळे काम करतो. संविधानाचा मुद्दा जर बघितला गेला तर बऱ्याच ठिकाणी बदल होतो, पण अंमलबजावणी होत नाही. याच्यावरती निर्बंध कडक लागे म्हणून आपण काय करणार आहात? संविधानाची छेडछाड होते, संविधानाचं पूर्णतः इम्प्लिमेंटेशन होत नाही. महाराष्ट्र सरकार हे त्याच्यातलं चांगल्यापैकी उदाहरण आहे. महाराष्ट्र सरकारने जे आमदार पाठवलेले आहेत, ज्यांची नावं पाठवलेली आहेत, मला वाटतं 6 महिन्याचा पिरियड होऊन देखील ते सँक्शन होत नाही. हे देखील संविधानाचं इम्प्लिमेंटेशन नाही. जेव्हा सुप्रीम कोर्टाचे 4 जजेस 4 वर्षापूर्वी बाहेर येऊन सांगतायत सुप्रीम कोर्टाच्या बाबा संविधानाचं बरोबर अंमलबजावणी नाही आहे, त्यामुळे एक अनेक उदाहरणं आहेत ह्याच्यामध्ये की ज्याच्यामुळे संविधानाचं इम्प्लिमेंटेशन नाही आहे. फंडामेंटल राईट जे मूलभूत अधिकार आहेत त्याच्यावरतीच पायमल्ली आलेली आहे. राईट टू स्पीक, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, ह्याच्यावरती देखील आज लोक खुलून बोलत नाही. खुलून बोलले तर त्याच्यावरती FIR होतोय, त्यांच्यावरती इल्लिगली त्यांना आतमध्ये टाकलं जात आहे.
ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळं आज संविधानाचं इम्प्लिमेंटेशन नाही, संविधान बऱ्या प्रमाणामध्ये राबवलं जात नाही. त्याच्यासाठी आवाज उठवण्यासाठी आम्ही आत्ता संविधान दिवशी 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे लखनौच्या मान्यवर कांशीराम पार्कमध्ये मोठा कार्यक्रम घेतला. बाबा जे जे संविधानाच्या सपोर्टमध्ये असतील उत्तर प्रदेशमधले जे पक्ष त्यांनी यावं आणि त्याला चांगल्यापैकी रिस्पॉन्स भेटला. दाखवून दिलं बाबा संविधानात की देशामध्ये हेच चित्र आहे. सामान्य जनता आणि पक्ष म्हणतात की आम्ही संविधानाच्या बरोबर आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये संविधान अधिक आपल्याला चांगल्यापैकी राबवण्याचे सूचना किंवा चेतावणी जे सरकारमध्ये बसलेले आहेत त्यांना आम्ही देण्यात आले. आप लोग जो ये अभी जलसा करते हैं संविधान दिवस पर, आपका इसका उद्देश्य क्या है? हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ जलसा या कलाकार ये सिर्फ एंटरटेन के लिए नहीं है. तो कलाकार अगर समाज में कुछ बदलाव लाना है, अगर व्यक्ति में कुछ बदलाव लाना है, तो जो सांस्कृतिक मूवमेंट है जिसे मराठी में हम सांस्कृतिक चळवळ बोल रहे हैं, तो इसे हमें जीवित करना पड़ेगा. और अगर जलसा हम पहले से अगर देखते आए तो जैसे बहुत से जलसे हम देख रहे हैं कि संभाजी भगत जी ने जो जलसे की ट्रेंड शुरू की और उसके बाद में अभी अभी हम देखने जाए तो कुछ उंगली पे गिना जाए इतने जलसे जीवित है. तो इसी को हम फिर से जीवित करना चाहते हैं कि ये विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये म्यूज़िक लोगों तक पहुंचनी चाहिए. क्योंकि हम अगर सांस्कृतिक क्रांति की बात कर रहे हैं तो ये सांस्कृतिक क्रांति हमें हमारे कल्चर में लानी पड़ेगी और इसलिए ये जलसा है. ये जलसा आपने कब से स्टार्ट किया है और इसका और भी उद्देश्य क्या क्या है, और भी आप बताइए. वैसे सब जो कलाकार है, जो लोकशाही कहते हैं ना, तो ये लोकशाही हम जलसे में भी हमारे जीवित है और ये लोकशाही हमें आगे भी जीवित रखनी है. तो अगर ये हमारा मूल उद्देश्य यही है कि संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो कानून है या अधिकार है, वो जिस तरह हनन किए जा रहे हैं उसे बचाना है. और अगर उसे बचाना है तो हमें गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, म्यूज़िक के माध्यम से तो पहुंचना. ये मुहिम जैसे अभी जलसा हुआ तो आप ये मुहिम हर किस प्रकार से करते हैं आगे? जैसे लाइक अभी यहाँ नाट्य भवन हो गया, यहाँ पास आपका कार्यक्रम हुआ, तो अगर इस कार्यक्रम को देश के कोने कोने तक पहुँचाना है तो आपका आगे का प्लान क्या है? मतलब हम राह नहीं देख रहे हैं कि कोई तो हमें कॉल करे या फिर से कुछ नाट्य गृह में कार्यक्रम लगाए या अपने यहाँ पे कुछ बड़ा साउंड वगैरह लगा के कार्यक्रम करे. ऐसा हमारा कुछ उद्देश्य नहीं है, पर हम हर एक नुक्कड़ पे जाने के लिए तैयार है. हम हर एक चौक पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि बाबा साहब का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, ज्योतिबा फुले का जो विचार है, जो संविधान का विचार है, जो संतों का विचार है, ये संतों का विचार हमें लोगों तक पहुंचाना है. बाकी लोग अभी धीरे धीरे उदान को पहचानेंगे, धीरे धीरे अगर वो चाहे तो आपके यहाँ पे उदान के कार्यक्रम या प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं. और सिर्फ हमें लोगों तक पहुंचना है. के बारे में अगर बोला जाए तो आप अभी जैसे शायरी के माध्यम से या जलसे के माध्यम से कर रहे हैं, तो हम पब्लिक को आप अपना क्या संदेश देना चाहते हैं गानों के माध्यम से, आप बता सकते हैं? ये हिटलर के साथी जनाजों के बाराती, ये हिटलर के साथी जनाजों के बाराती, पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति. इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई. इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई. अरे गलती करोगे आहे भरोगे, गलती करोगे आहे भरोगे, जालिम का जमाना जहरीला भाई. लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई. कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई. ये भाई लोग से हमें सावधान रहना पड़ेगा और सब मिलके ये भाई लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा अपने को.